किसी भी संस्थान के बिकने के लिए क्या चीज़ें और कौन सा माहौल अनुकूल रहता है, इसके बारे में कभी सोचा है आपने? भाई देखिए, दो चीज़ों को हमेशा याद रखिएगा जब भी प्राइवेटाइजेशन की बात हो, कि कोई भी बिजनेसमैन है उसको पैसे के अलावा किसी और चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो जिस चीज़ में उसको पैसा बनता हुआ नज़र आता है वो उस चीज़ को भाग के खरीदेगा। अब सरकार किसी संस्थान को बेचना चाहती है तो वो क्यों बेचना चाहती है, उसके दो कारण हैं। या तो उसको लगता है कि वो संस्थान काम का नहीं है, या उसे लगता है कि ये संस्थान बिक के ज़्यादा इफेक्टिवली काम करेगा, मतलब प्राइवेट हाथों में ज़्यादा इफेक्टिवली काम करेगा। इन्होंने कुछ चीज़ें ऐसी आपको दिखाई भी हैं, कुछ ऐसे सर्विसेज दी भी हैं। जैसे पासपोर्ट बनवाते वक्त जो सुविधा थी, जब इन्होंने प्राइवेट हाथों में दिया तो लोगों ने बड़े गुण गाए। अभी जब ये बैंकिंग सेक्टर के अंदर जब प्राइवेट बैंक्स आए तो लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया। मतलब जहां स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मिनिमम बैलेंस 500 रुपये होता था, वहाँ HDFC और एक्सिस जैसे बैंकों में 10-10 हज़ार रुपये और 5-5 हज़ार वाले अकाउंट भी लोगों ने खुलवाए। सर्विसेज के नाम पर उन लोगों ने हमसे खूब पैसा बनाया, ब्याज भी खूब बनाया, लोन भी खूब बांटे, महंगा भी दिया, सब कुछ दिया। वो पैसा गया कहाँ, इसको समझने के लिए आपको रवि कोहाड़ को सुनना पड़ेगा, बैंकों का मायाजाल पढ़नी पड़ेगी। फिर प्राइवेटाइजेशन और सरकारी मतलब सरकारी महकमा ठीक है या प्राइवेट है, इस पे तो अभी हम चर्चा कर लेंगे। पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर किसी संस्थान को कोई प्राइवेट संस्था ले रही है, खरीद रही है, इसका मतलब वो घाटे का सौदा नहीं था। इसका मतलब उसे घाटे का सौदा बनाया गया ताकि लोग खुद से बोलें कि ये बिकना ही ठीक है, ये प्राइवेट ही ठीक है। ये समझिएगा पहले तो। अब रही बात दूसरी की प्राइवेट ठीक है कि सरकारी, अगर ये देखना हो तो मैंने एक कैलकुलेशन करी थी और वो मैं अपनी कैलकुलेशन लोगों को बताता भी रहता हूँ। आप अपने गांव में ये रिसर्च खुद से कर सकते हैं, क्योंकि आगे आपको जब अपने देश के निर्माण पे चलना होगा तो ये तो आप कर ही सकते हैं ना। भाई मान लीजिए आज आपको वैक्सीन या फिर सरकार के या न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में लोग नहीं समझते हैं आपकी बातों को, तो आप उन बातों पे निकल लीजिए ना जिन पे वो सुनते हैं। भाई मान लीजिए आप एजुकेशन सेक्टर पे निकल लीजिए, सर्विस, आप टीचर हैं या आपको टीचिंग अच्छी लगती है या बच्चे अच्छे लगते हैं या आपको लगता है कि एजुकेशन का जो फील्ड है वो आपका फेवरेट फील्ड है, या हेल्थ का फील्ड आपका फेवरेट फील्ड है, या सोशल कॉज है, या कोई और भी सर्विसेज हैं, आप निकल लीजिए उस पर, उसी टॉपिक पे बात कर लीजिए। बाद में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर तो समझ में आ जाएगा, इसका कनेक्शन तो आ जाएगा आपको समझ। तो जैसे मैं जब गया तो हमने गांव में हमने एक रजिस्टर बनाया, उसमें हमने पूछा आपके घर में कितने लोग हैं, घर में वो क्या क्या काम करते हैं, आपके बच्चों की उम्र कितनी है, वो कौन से स्कूल या कॉलेज में पढ़ते हैं या पढ़े हैं। मान लो बड़े हैं तो हम उनसे पूछ ले कहाँ पढ़े हैं वो, उसकी कितनी फीस है, ट्यूशन पे कितना खर्चा होता है, वर्दी वगैरह एंड ऑल, इन सब चीज़ों पे कितना होता है, ट्रांसपोर्ट पे कितना होता है, आपके घर में साधन कौन से हैं, उन साधनों में आपका जो खर्चा होता है वो किस चीज़ के लिए होता है। आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका पेट्रोल डीजल लगता क्यों है। या तो आप अस्पताल में इलाज कराने के लिए जाते हो तो लगता है, यानी अगर आपके गांव में ही अच्छा अवेलेबल हो तो वो पैसा बच गया, या फिर आपका बच्चा बाहर पढ़ने जाता है इसलिए खर्चा होता है, तो इसका मतलब अगर आपको आपके गांव में ही अच्छी पढ़ाई मिल जाए टॉप क्लास की तो वहां आपका काम चल जाएगा। तीसरा, क्योंकि आपको कहीं नौकरी के लिए जाना है, तो इसका मतलब है कि अगर आपके गांव के आसपास ही आपको नौकरी और आपका व्यवसाय सेट हो जाए तो ये सारा का सारा खर्चा आपका बचता है। कम्युनिकेशन के लिए भी हम कहीं कहीं रहते हैं, तो इसलिए अगर हमारे पास लैंडलाइन की हम ऑप्शन लें तो बहुत सस्ती पड़ती है, और जो मोबाइल सर्विसेज हैं वो बहुत महंगी पड़ती हैं घर के हर आदमी को। बल्कि अगर माइंड कंट्रोल को देखा जाए, आपकी सर्वेलेंस को देखा जाए, उसके अंदर जो और बुरी आदतें पड़ती हैं उनको देखा जाए तो फिर तो बहुत ही महंगी पड़ती है। आमतौर पे बच्चों को ये कहा जाता है कि माँ बाप को
कि अगर आपको अपने बच्चे को जहर देना हो और मोबाइल देना हो तो दोनों में से कौन सा ऑप्शन बढ़िया है, तो हम यही कहेंगे कि आप उसे जहर दे दीजिए, क्योंकि वो साथ के साथ ही ख़त्म हो जाएगा उससे। लेकिन अगर आप उसको मोबाइल दे रहे हो तो वो भी वही काम करेगा, लेकिन वो उसको धीरे धीरे मारेगा, पैसे भी खर्च कराएगा, बाद में बच्चा नशे का भी आदी हो जाएगा, बाद में कोई ना कोई वो भी चीज़ें, क्योंकि हमें टेक्नोलॉजी को ठीक से इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग नहीं मिली है कि हम वाइजली उसका इस्तेमाल कर सकें। हमारे लोगों को तो व्हाट्सएप का इस्तेमाल करना नहीं आता है, मतलब उसका इस्तेमाल गुड मॉर्निंग के लिए करते हैं बहुत सारे लोग। तो ये एक पॉइंट है जहाँ पे हमको ये मैंने कैलकुलेशंस करी। मैं इसी पे आ जाए, ट्रैक्टर है कि नहीं है। ट्रैक्टर क्यों लिया आपने? हमारे गांव के अंदर बहुत से लोगों ने ट्रैक्टर केवल इसलिए लिया था क्योंकि पड़ोसी ने किसी दिन ट्रैक्टर टाइम पे दिया नहीं था, थोड़ी सी ज़मीन थी वही गिरवी रख के ट्रैक्टर ले आए। अब ट्रैक्टर की किस्तें नहीं टूट रही हैं और पूरी हो रही हैं, टूटी पड़ी हैं किस्तें। क्यों? क्योंकि जिसने भी मतलब लोन भर ही नहीं पा रहे हैं, किराया थोड़ी कर सकते हैं, क्योंकि इतने ट्रैक्टर्स हैं कि आपके पास ज़मीन ही नहीं है किराया करने के लिए, और अपनी ज़मीन में इतनी आमदन होती नहीं है। तो यह भी गया, गाड़ी का भी गया, मोटरसाइकिल का भी गया, ट्रांसपोर्ट का और खर्चा हो गया। दालें कितनी खर्च करते हो, सब्जियां कितनी खर्च करते हो, पानी कितना वेस्ट होता है, और बिजली कितनी वेस्ट होती है, आप कैसे खाना कैसे पकाते हो। हमने वो सारी रिसर्च करी और एक कैलकुलेशन आई कि 4000 जिस गांव में जनसंख्या है, मतलब 4 तो नहीं 5-6, मतलब 4000 वोट अगर गांव में है तो उस गांव में लगभग 1300 बच्चा जो है वो बाहर पढ़ने के लिए जाता है। एवरेज है 1000-1200 का। और फिर हमने कैलकुलेशन किया कि लगभग 53 लाख रुपया वो जाता है प्राइवेट स्कूलों पर, वो भी 3-4 मालिकों के घर। और वही खर्चा जो है, अगर हम वही सर्विसेज उन्हीं टीचर्स को, क्योंकि प्राइवेट स्कूल में टीचर कौन है? वो हमारा ही बच्चा तो है ना, जो सरकारी नौकरी नहीं लग पाया या उसे और कोई ऑप्शन नहीं मिला, तो वही तो हमारे यहाँ। ये थोड़ी है कि टीचिंग को किसी ने ये कहा हो अपने बचपन में कि मैं बड़ा होकर टीचर बनना चाहता हूँ। टीचर तो हमारे यहाँ तब बनता है जब उसे कोई और ऑप्शन नजर नहीं आता है। ये एक बड़ी विडंबना है कि बाय चांस टीचर्स हैं, यहाँ बाय चॉइस नहीं है। तो अगर हम उन्हीं बच्चों को, जो हमारे पड़ोस के बच्चे हैं या हमारे पड़ोसी गांव के बच्चे हैं, वो दूसरे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते हैं, अगर हम उनसे दुगनी तनख्वाह में भी उसके अपने ही गांव में उसे अपॉइंटमेंट देते हैं ग्राम सभा की मदद से या फिर स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की मदद से, तो हमने एक कैलकुलेशन करी थी मोटा मोटा कि अगर 53 लाख रुपया महीना वहाँ खर्च कर रहे हैं तो अपने स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर और टीचर्स की सैलरी, एक्स्ट्रा सैलरी समेत, एक्स्ट्रा सैलरी यानी जो दे रहे हैं सरकार वो दे रही है, अब हम जो लगा रहे हैं उसके हिसाब से 15 लाख रुपए में बिल्कुल टॉप क्लास काम चल जाएगा। यानी आपके गांव का 35 लाख रुपया 40 लाख रुपया बच सकता है, और वो 35-40 लाख रुपए में आप अपने बच्चों के लिए सारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स खड़े कर सकते हैं। कम बच जाएगा भाई, 35 लाख 40 लाख नहीं बचेगा, 30 लाख बचेगा, 25 लाख बचेगा, 20 लाख बचेगा, लेकिन वो गांव का होगा ना, क्योंकि आपको तो अपना खर्चा नजर आ रहा है, आपको पूरे गांव का खर्चा नजर नहीं आ रहा है, तो वो हमने पूरे गांव का किया था। ऐसे ही हेल्थ सिस्टम के ऊपर हमने किया था। उसी गांव में करीब 32 लाख रुपया महीने का केवल हेल्थ के पर्पज से खर्च हो रहा था। यानी कि जैसे टेस्ट लैब है, टेस्ट लैब वो शहर में जाते हैं करवाने के लिए, तो वो 3-4 लैब्स के मालिकों की ही कमाई बढ़ रही है। उसी गांव का एक लैब टेक्नीशियन था, तो मैंने उससे पूछा कि नरेंद्र भाई, नरेंद्र नाम था उनका, मैंने पूछा नरेंद्र भाई अगर हम अपनी लैब कोई खोलते हैं तो आपकी अपनी लैब में टोटल कितना खर्चा आ जाएगा और हम कितने गांव वालों को हम उसमें टेस्ट कर सकते हैं। तो उसने मुझे बताया था कि हम करीब 50,000 से 1 लाख रुपए की खर्च करके सारे केमिकल्स एंड सब कुछ शुरुआत में बेसिक, तो जो नॉर्मल टेस्ट हैं आमतौर पे जो नॉर्मली सब कराते हैं, शुगर हो गया, ब्लड के हो गए जो सैंपल, मतलब जो नॉर्मल से जो ब्लड के जो टेस्ट हैं, यूरिन के जो नॉर्मल टेस्ट हैं, वो सारे के सारे लगभग 50,000-1 लाख रुपए में पूरा महीना पूरे गांव के कर सकते हैं। और इसकी एवरेज हमने लगाई थी लगभग 20 रुपये, 10 से 20 रुपया प्रति व्यक्ति खर्चा आता है महीने का। मतलब एक बंदा होगा, वो आपकी लैब होगी आपके ही गांव में और सारा केमिकल्स वहाँ होंगे, आप अपना टेस्ट वहाँ कराएंगे,
तो पूरा गांव मिलके जो है वो उसको फंडिंग करेगा। 10 रुपये या 20 रुपये प्रति व्यक्ति दे दो। जिसके घर में 3 लोग हैं वो महीने का 60 रुपये देंगे और 50 रुपये महीना में आपके सारे टेस्ट लगभग फ्री हो जाएंगे। ये सरकारी का फायदा बता रहा हूं मैं आपको, मतलब वो सरकारी हो गया ना, पब्लिक का हो गया ना वो। अगर वो पब्लिक ने फंड किया तो पब्लिक का हो गया। तो जो सरकारी तंत्र है वो पब्लिक का पैसे से बनता है, क्योंकि उसके टैक्स के पैसे लगते हैं उसमें, चाहे सैलरी आ रही हो चाहे कुछ भी आ रहा हो। तो पब्लिक अपने सिस्टम को, अपने दिए हुए पैसे के उस संस्थान को चलाने में इंटरेस्ट नहीं दिखाती, इसीलिए इन लोगों ने बेचना शुरू कर दिया। इसलिए इन्होंने इसका तंत्र जानबूझ के खराब किया कि पोस्ट नहीं देंगे। पुलिस में भी आपको पूरी पोस्ट नहीं है तो प्रेशर ज़्यादा है, ऐसे ही हर डिपार्टमेंट के ऊपर प्रेशर ज़्यादा है। तो आज बाय चांस एक आज जाना पड़ा हमको, पीजीआई जाना पड़ा आज मुझे, चंडीगढ़ की पीजीआई में। और किसी दोस्त के फैमिली मेंबर को हमने वहाँ चेक कराना था। तो मैंने ड्यूटी लगाई कि मैंने कहा मैं देख के आता हूँ सिस्टम कैसे काम कर रहा है यहाँ पे और आम आदमी के लिए कैसा हाल है। हमने अपने एक परिचित डॉक्टर साहब को भी बोला, तो उन्होंने कहा कि हमें ये प्रोसीजर अपनानी पड़ेगी और हमें इस तरह उन डॉक्टर से मिलना पड़ेगा। तो हमने फिर यही सोचा कि बजाय इसके कि हम किसी जानकार डॉक्टर के थ्रू जाएं, क्योंकि वहाँ तो हमें इजीली एंट्री मिल जाएगी, हम ये देखना चाहते हैं कि एंट्री कितनी आसान है और इलाज कितना आसान है और कैसा है। तो वहाँ गए हमने लैब में, एक दो जानकार हैं हमारे, तो वहाँ हमने उनसे पूछना शुरू किया कि भाई तुम्हारे पीजीआई का हाल क्या है। सबसे पहली बात मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, हमारी पीजीआई बिकने वाली है। जैसे आपके एयरपोर्ट्स बिक चुके हैं, जैसे आपके सड़कें बिक चुकी हैं, ऐसे ही हमारे जो टॉप क्लास इंस्टीट्यूशंस हैं, यूनिवर्सिटीज़, और पीजीआई क्या है, ये पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूशंस हैं। और हमारी जो शिक्षा नीति है उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि हम इनको स्वायत्तता देने वाले हैं, अपने खर्चे अपने आप निकालो। अपने खर्चे निकालेंगे मतलब प्राइवेट हो जाए या तो, अदरवाइज तो जैसे यूनिवर्सिटीज़ को लोन देना शुरू किया था तो अभी पीजीआई को लोन देना शुरू करेंगे तो हो गया बट्टादार इनका भी। लेकिन उससे पहले इन्होंने बहुत बढ़िया गेम खेला हुआ है। हर भर्ती ठेके पर है यहाँ पर, हर भर्ती मतलब हर भर्ती, पार्किंग से लेकर के, सिक्योरिटी से लेकर के, बिजली का काम करने वालों से लेकर के, दुकानों का, और वहाँ अंदर जो ऑपरेटर्स हैं, जो सामान सप्लाई कर रहे हैं या जो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, हर आदमी ठेके पर है। केवल एक डॉक्टर बचा हुआ है, वो भी बहुत जल्दी ठेके पर आने वाले हैं। फिर क्या सरकारी क्या बचा फिर तो किसी भी दिन इसकी भी नीलामी हो जाएगी, क्योंकि आप आवाज़ नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि आप सरकार के कर्मचारी नहीं हैं, आप तो ठेकेदार के कर्मचारी हैं। तो ठेकेदार को जाके बोलो, सरकार के खिलाफ बोलने की आपकी हिम्मत कैसे, क्योंकि आपका एम्प्लॉयर है ही नहीं सरकार। तो ये पीजीआई आपकी बिकने वाली है। एक तो अगर आप बचा सको, सड़कों पर उतर सको तो उतर लीजिए, ये हर किसी के लिए है। फिर मुझे मौका मिला, हालांकि उन्होंने मेरी 2-3 वीडियोस डिलीट कर दी। ये मैं जैसे वीडियो बना लेता, मैं उसको फोल्डर में डाल देता सिक्योर में, अपनी गैलरी से कहीं और चला, क्योंकि मुझे मालूम था कि अगर किसी सिक्योरिटी वाले ने देख लिया तो वो वीडियोस नहीं जाने देते, वहाँ के फोटोग्राफ्स नहीं जाने देते बाहर। लेकिन मैंने रजिस्ट्रेशन के वीडियोस उनकी ड्यूटी से पहले बना लिए और ये रिस्क हमने उठाया। आप एक बार लाइन में लगे हुए लोगों को देखिए। ये समझना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि पहले जो रजिस्ट्रेशन होता था वो 11 बजे तक होता था, अभी रजिस्ट्रेशन 10 बजे तक कर दिया इन्होंने। इसका मतलब अब ये कम इलाज कर रहे हैं, भीड़ ज़्यादा दिखा रहे हैं, लोग परेशान ज़्यादा हो रहे हैं। आप गए तो वहाँ इलाज कराने के लिए हो, उल्टा वहाँ आपको खड़ा होना पड़ रहा है और बीमार होना पड़ रहा है। वहाँ पर जो सबसे आगे लाइन में बैठे हुए थे उन्होंने मुझे बताया कि हम लोग सुबह 2 बजे आगे लाइन में लगे हैं, सुबह 2 बजे आगे लाइन में लगे हैं। वो तो वहां पे मतलब हमें भी वहां, मुझे नहीं लगता था आज मेरा नंबर आएगा, क्योंकि मैं वहां 6 बजे ही गया। खुलना है आपका काउंटर, खुलना है 8 बजे और मैं पहुंचा हूं आज 6 बजे।
अब क्योंकि उनके भी मरीज हैं, उनको भी पता है कि गड़बड़ हो जाएगी। कुछ लोगों ने मुझे वहाँ पहचान लिया, पहचानने के बाद फिर हमारा याराना हो गया। तो किसी साथी ने मुझे मदद कर दी, अपने आगे खड़ा होकर के मेरी पर्ची कटवा दी। पर सबको तो ये मौका नहीं मिलता। उसके बाद भी मैं 9:15 बजे पर्ची कटी है मेरी, उनकी मतलब समझ सकते हैं आप। 9:15 बजे आपके वहां पर क्या हालत है, पहले एक बार उसको जरूर बताइए। आप जिस महकमे में नौकरी करते हो या जिस महकमे से आपको वास्ता पड़ा है, वहां क्या हालत है, क्योंकि लोगों तक जानकारी नहीं जा रही है। लोग कमेंट भी पढ़ते हैं, तो आप कमेंट्स में लिखिए कि वहां के हालात आपको कैसे लगते हैं, किस डिपार्टमेंट में से पाला पड़ा है रिसेंट में आपको, और ये अपनी बात उठाइए और मुद्दा बनाइए। आपको मैं लेवल जो 3 था, यानी मैं तीसरी फ्लोर पे था, इसका मतलब एक चौथे पे भी थे, 5वें पे भी थे, छठे पे भी थे, तो पहले पे ग्राउंड फ्लोर पे सब जगह थे ना लोग। तो मैं तो आपको तीसरे फ्लोर का हाल दिखाता हूं कि वहां पर लाइन जो थी वो किस तरह से शुरू हुई और कैसे कैसे लोग खड़े थे। जाऊं पाछे तक लेकर और आगे तक ये सारे वेटिंग में। यो है यूरोलॉजी डिपार्टमेंट, और या तो लाइन देख ले, या देख या लाइन ओड़े तक ले गए, आड़े तक होंगे हुए या ओड़े या पीछे तक। और इसी यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के आगे ये उधर से लेके या लाइन जो है ये पहले ही आके बैठ ली ऊपर तक, वहाँ तक। ये रजिस्ट्रेशन का है लाइन। आदमी आता यहाँ ठीक होने के लिए है, और हालत उसकी ऐसी हो जाएगी कि वो उल्टा बीमार होएगी। और जो देख लो, ये रजिस्ट्रेशन है खाली, और ये 1 लेवल का है केवल यूरोलॉजी का। और ये लाइन का आप वो देखो कहाँ तक है। ये तो एक तरफ है, उधर से जाके देखेंगे तो जो उधर जो पंखा लग रहा है सेकंड वाला परले वाला, उसके लाइन में उधर पीछे भी लाइन सीढ़ियों तक, रैंप तक गई हुई है नीचे तक। देखा आपने क्या हाल है। अब मैं आपको बाकी के 2 तल दिखाता हूँ, दूसरा लेवल और फर्स्ट लेवल। मुझे वहाँ जो है वो ठीक से कैमरा रखने का टाइम भी नहीं मिला, और क्योंकि उससे पहले मेरी वीडियोस डिलीट हो चुकी थी, लेकिन फिर भी अपने लिए ये मटेरियल बचा। मैं केवल आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि इतने सारे लोग यहाँ लाइनों में हैं। और जब मैंने उनसे पूछा, पंजाब से भी लोग आए हुए थे, हिमाचल से भी लोग आए हुए थे, और हरियाणा के करनाल से भी लोग आए हुए थे, जींद से भी लोग आए हुए थे। यहाँ तक कि जींद वाले रोहतक जाना पसंद करते हैं, लेकिन वह रोहतक से ज़्यादा वो यहाँ आए थे क्योंकि उनका इलाज यहाँ उनको अच्छा डॉक्टर मिला। अब अभी आप देख पा रहे हैं कि 9 बजने वाले हैं, और सुबह से ये लाइन, ये देखिए आप, ये लाइन इतनी बड़ी हर जगह पे। ये लेवल 2 है, वो लेवल 3 था, ये लेवल 2 है दूसरे फ्लोर पे। अभी तो ये रजिस्ट्रेशन की लाइन है। ये लेवल 1 है, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये लेवल 1 का हाल है। आप ये भी देख रहे होंगे, यहाँ पर ये लाइन है रजिस्ट्रेशन वाली, ये लाइनों में खड़े हैं। ये जो लोग हैं ना, ये सारी लाइनें जो हैं रजिस्ट्रेशन की हैं। ये देखिए, ये सब रजिस्ट्रेशन की लाइनें हैं। सिर्फ इतना बताइए कि अगर यही नहीं लोगों को इनके वहाँ पर, इनके एरिया में अगर इलाज मिलना शुरू हो जाए तो ये क्यों आएंगे यहाँ पर, क्यों भीड़ बढ़ेगी चंडीगढ़ के अंदर, क्यों गाड़ियों का तेल फूकना पड़ेगा, क्यों इनके खर्चे होंगे, क्यों परेशान होंगे, रात को शाम को चलेंगे, रात को बैठेंगे। और खर्चे का मैंने आपको बता दिया है। अगर कोई संस्थान काम ठीक नहीं कर रहा है तो गलती उसको चलाने वाले की है, ना कि संस्थान की। संस्थान नहीं बेचना है, उस आदमी को बदलना है जो उसको कंट्रोल करता है। तो आपको लड़ाई उन लोगों को हटाने की लड़नी है जिनसे संस्थान चलते नहीं है, ना कि संस्थान बिकवाने देने हैं, बिकने देने हैं, बेचने देने हैं। बिकवाने नहीं है, उसके लिए नहीं लड़नी है। अरे जो प्राइवेट ले लेगा वो भी तो इंसान ही चलाएगा उस संस्थान को। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक इंसान से नहीं चल रहा है तो दूसरा लेके चला ले?
तो आपको वो बंदा ढूंढ के लाना है ना जो उसको चला सके। इसका मतलब आपकी सिलेक्शन प्रोसीजर में दिक्कत है ना। अगर स्कूल काम नहीं कर रहे हैं, अगर अस्पताल काम नहीं कर रहे हैं, अगर सरकारी दूसरे संस्थान काम नहीं कर रहे हैं, तो उन लोगों को बदलो जो काम नहीं कर रहे हैं, उनको भगाओ वहां से। लेकिन संस्थानों को मत बिकने दो। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा इन अमीरों के आगे गिड़गिड़ाने के अलावा। आपके बच्चे पढ़ेंगे कहां? अभी सरकारी स्कूल अगर बचे होंगे तो आप बचा के अपने बच्चों को पढ़ा लोगे खुद से डिसाइड करके। लेकिन अगर बचे ही नहीं होंगे तो, अगर सारे संस्थान बेच दिए होंगे तो फिर आपको पास क्या ऑप्शन बचेगा? अभी इन्होंने जो ये लॉकडाउन लगाया था एक बीमारी के नाम पे, उस वक्त इन्होंने बाकी बीमारियों का इलाज बंद करके ये चेक किया था कि लोग अपने हक की आवाज उठाना जानते हैं कि नहीं जानते हैं। तो जनता सरकार मोर्चा इस निजीकरण के बिल्कुल खिलाफ है और हम लोग इस पे बहुत बड़ा जन आंदोलन शुरू करने के पक्ष में हैं। आप अपने एरिया में रिसर्च करना शुरू कीजिए और लोगों को साथ जोड़ना शुरू कीजिए। बहुत जल्दी कोई भी कॉल दी जा सकती है। सरकार अपने आप भी शुरू कर सकती है और एक बार सरकार ने पंगा ले लिया फिर हम सारी चीजों पे उठाएंगे मुद्दा। दूसरी बात, गुड़गांव से लेकर रेवाड़ी तक, बावल तक मेट्रो का काम शुरू करना था इन लोगों ने, लेकिन किया नहीं है। और बहुत ही जल्दी जो जनता सरकार मोर्चा है वो एक आंदोलन वहां शुरू करेगा उस एरिया के लोगों के लिए। तो जो रेवाड़ी से उस तरफ का एरिया के लोग हैं जिनको इससे बेनिफिट होने वाला है, वो लोग भी हमसे संपर्क कर सकते हैं कि उस आंदोलन में अगर वो कोई सहयोग देना चाहें। सहयोग हमें आपसे चाहिएगा कि आपकी उपस्थिति सहयोग चाहिए हमारे को। आपकी समझ वो डेवलप हो जाए कि आपको अपने लिए ये डिमांड्स उठानी है। हमारा मकसद केवल इतना है कि लोगों को अपनी चीजें बचाने की समझ पैदा हो जाए, उनको समझ में आ जाए। तो आप फिलहाल के लिए इस बात को समझिए कि ये संस्थान जो हैं ये बेचे नहीं जा रहे हैं। ये असल में मतलब ये समझिए कि प्लान्ड स्ट्रेटजी है। ये ऐसा लग रहा है कि आपके दिमाग में ये भरा जा रहा है कि ये संस्थान ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। वो लोग काम नहीं कर रहे हैं, संस्थान तो ठीक है एकदम से। सरकार कहती है हमारा काम बिजनेस करना नहीं है। अरे प्रधानमंत्री थोड़ी बेचने जाता है कोई चीज़। अगर BSNL सरकारी है, अगर LIC सरकारी संस्थान कोई है, अगर पेट्रोल पंप सरकारी हैं हमारे BPCL के, HPCL के, वो थोड़ी बेचने, सरकार का आदमी थोड़ी जाता है। आपको वहाँ अपॉइंट करने हैं आदमी, वो वही करते हैं सारा काम। और अंबानी खरीद लेगा तो अंबानी थोड़ी बेचने जाएगा। और वो राजस्व, एक तो देश को राजस्व मिले जिंदगी भर के लिए, एक बार लेके छुट्टी कर दो। ये तो तरीका ही गलत है ना भाई। सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को आप मतलब एक दिन में अगर 20 अंडे देती है तो आप 4 अंडों की कीमत में मुर्गी को बेच रहे हो। जिंदगी भर आपको कमाई देगी देश को मतलब। तो ये राजस्व जुटाने के लिए दारू बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी सरकारों को। अपने देश के लोगों को बचा सकते हैं। अगर आप ये संस्थान बचा लोगे तो आपके बच्चों के लिए जॉब्स भी बचेंगी। आप परमानेंट नहीं चाहते ना, आप परफॉर्मेंस बेस्ड जॉब्स के लिए आवाज उठा लेंगे, लेकिन आवाज उठा लेंगे, जॉब मतलब काम तो मिलेगा। प्राइवेट में तो शोषण ही शोषण होगा। आप जो कर ही रहे होंगे नौकरी, आपको पता ही होगा कितना शोषण होता है। तो आपसे गुजारिश है कि आप इस दिशा में आवाज़ उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, बताएं। और आपको हम पार्ट लेवल 2 और लेवल 3 की वीडियो भी आपको दिखाते हैं। और उसके बाद आप खुद ही डिसाइड कर लीजिए कि क्या हम सही रास्ते पर हैं, क्या हमें आवाज़ नहीं उठानी चाहिए, क्या हमें बोलना नहीं चाहिए। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।